नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जो इंसानी हिम्मत और जीवटता की मिसाल है। यह कहानी है 1972 में एंडीज पहाड़ों में हुए उस विमान हादसे की जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। किस तरह से यात्रियों ने बर्फीले पहाड़ों में अपने ही सगे संबंधियों का मांस खाकर लगभग 72 दिनों तक मौत से लड़ाई लड़ी और जिंदा लौटे थे। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। चलो भाई। डेट थी 12 अक्टूबर 1972। साउथ अमेरिका के उरुग्वाई देश में एक प्लेन उड़ान भरता है जिसको चिली देश की राजधानी सैंडियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिलेटिव्स और उनके कुछ यार दोस्त। दोस्तों, यह फ्लाइट 3 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है। इस वजह से इस फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। यह फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी यह है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट से लगभग 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि हमें एंडीज की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट की कॉन्फिडेंस की वजह से यह फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सैंडियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे के बाद वह सही सलामत सैंडियागो में पहुँच जाएंगे। यह प्लेन करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और ख़राब होता है, जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ पर है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही निर्भर है, क्योंकि पायलट को पता था कि 1 घंटे में वह सैंडियागो पहुंच जाएंगे। इसलिए वह अपनी लोकेशन का आकलन करता रहा और 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है तो उसने सैंडियागो की एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन की लैंड कराने की अनुमति मांगी। दोस्तों, एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर निर्भर थी, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट की एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बड़ी सी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वह टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वह यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन के दाहिने तरफ का हिस्सा भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से उसको दूसरी तरफ का हिस्सा भी पहाड़ी से टकराता है और वह भी टूट जाता है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बहुत जख्मी हालत में हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि इस समय वह कहाँ पर है। यह क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की पहाड़ियों में अनजान जगह बिखरा पड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या वह इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, यह कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वह तो छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। यह वीरान एंडीज की पहाड़ियाँ इन पर कहर बनकर बरसने वाली हैं। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, घायल हुए पैसेंजर में से एक पैसेंजर था नांडो पराडो, जिसके सिर में चोट आई थी, जिस वजह से वह कोमा में चला गया था। परेशानी यह थी कि जल्द ही सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और बाई चांस अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा।
क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए। इन चारों जहाज में एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और घना कोहरा था, और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, देखते देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर को उम्मीद थी कि वह जैसे तैसे कर रात काट लें, कल उन्हें बचा लिया जाएगा, और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी। यह रात उनके लिए बहुत भयानक थी, क्योंकि आज की रात उन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी थी। लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल उन्हें कोई ना कोई बचा लेगा। इस उम्मीद से इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते हैं और मारे जाते हैं। और जब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 रह जाती है, अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और 11 जहाज उन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी यह थी कि क्रैश हुआ प्लेन सफेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा था। इस वजह से सर्वाइवर्स ने बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SMS लिखने के लिए उनके पास लिपस्टिक पर्याप्त नहीं है। इस वजह से उन्होंने अपने सूट के सेट से बर्फ पर बड़ा सा क्रॉस बना दिया, ताकि वह आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन उनके ऊपर से 3 जहाज निकल गए, लेकिन अफसोस किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया और यह दिन भी गुजर जाता है। दोस्तों, अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है, लेकिन बचाव दल उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। अब इन लोगों को समझ आ चुका था कि यह बहुत बुरे फंस चुके हैं। दोस्तों, मदद कब तक आएगी कोई नहीं जानता। इस वजह से वह प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वह बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नाडो पराडो कोमा से जाग उठता है और उसे जैसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस दुर्घटना में उसकी मां खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा था और मदद नहीं मिल पा रही थी। प्लेन में जो खाना था वह भी खत्म हो चुका था। दोस्तों, सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों को डैमेज कर रही थी। भूख, प्यास और असहनीय ठंड को सहते सहते इस पहाड़ पर 8 दिन गुजर चुके थे और रेस्क्यू प्लान आते और ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8 दिन बाद नाडो पराडो की बहन भी जीवन की लड़ाई को हार जाती है और अपना दम तोड़ देती है। इधर 8 दिनों के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऑफिशियल्स को यह लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे जा चुके होंगे। इस वजह से उनकी डेड बॉडीज को 2 महीने बाद खोज कर उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हीं की न्यूज चल रही थी कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। इस न्यूज से सर्वाइवर्स के होश उड़ गए। अभी तक तो उनको प्लेन खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन अब वह रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुन रहे थे। दोस्तों, अपने खोजे जाने की एक उम्मीद किरण थी, वह अभी टूट चुकी थी। अब उनको पता है कि यहाँ पर मौत निश्चित है। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वह करना जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया हो, जिसके बारे में सोचकर रूह भी कांप जाए। उन्होंने बर्फ में पड़ी अपनी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और जिनके साथ वह कभी खेले कूदे यार दोस्ती की मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला लेना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। उनके पास खुद को बचाने के लिए और कोई आइडिया और चारा भी नहीं था। वह रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते, लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने उनको एक और झटका दिया। वो रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। यह एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपने चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी
घुस चुका था, जिस वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन वह भी बर्फ के नीचे दबे हुए। इस बर्फ से बाहर निकलने में उन्होंने 3 दिन लगा दिया। अब उन्हें पता हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इस वजह से वह इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो थोड़ा कम चोटिल थे। इस वजह से इन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और उनको ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए। और क्रैश की 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को यह तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनको शाम होने लगती है, तभी उनकी नज़र प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का दूसरा हिस्सा जो टूटकर अलग हो गया था, उन्हें वह दिखाई देता है। जब वह उस मलबे के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में आज की रात उनके लिए अच्छी ही रही। प्लेन के उस पिछले हिस्से में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के बॉडी के पास ले जाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलो था और इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की बॉडी से डिवाइस को ही निकालकर इस बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वह बचाव दल को बुला सके। कुछ दिनों तक उन्होंने उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर को एक और एवलांस आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है और अभी तीनों नौजवान कैनेसा, पराडो और बिजंटेन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। यह तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते चलते चले जाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा में यह जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती उन्हें मिल पाएगी या नहीं। दोस्तों, उनको बस यह लग रहा था कि सामने वाली पहाड़ी को पार करना है, उन्हें मदद मिल जाएगी और उन्हें उम्मीद भी थी कि वह 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथ में सिर्फ 3 दिनों की ही मीट रखी थी। ये लोग धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाए थे, तो यह दिन भर बिना किसी गियर के पहाड़ पर चढ़ाई करते और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर खुले में सो जाते। दोस्तों, बिना किसी सुविधा के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते इन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह अब पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर उन्हें पता चला कि वह इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वह गलत दिशा थी। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब क्योंकि उनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक बंदा क्रैश साइट पर वापस लौट जाएगा और 2 लोग आगे चढ़ाई करेंगे। दोस्तों, बिजंटेन वापस लौट जाता है और पराडो और कैनेसा आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद उनका सही रास्ते का अनुमान हो जाता है और वह दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद उन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। वह उसी धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर उन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। यह चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में इन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की चढ़ाई की थी और अब मंजिल उनके सामने थी। उन्होंने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह लोग टुमारो बोलकर चले जाते हैं। दोस्तों, उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है, लेकिन अगले दिन वे लोग फिर से वापस आते हैं और पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंकते हैं। दोस्तों, नांडो पराडो ने और कागज को उठाकर जो घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख देते हैं। जब उस व्यक्ति ने पेपर को पढ़ा तो वह सब कुछ समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था और उस एरिया में भी पूछताछ करने के लिए कुछ लोग आए थे। लेकिन वह हैरान था कि यह लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। वह आदमी जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा किया और जल्दी से चिली देश की एयरफोर्स इन लोगों का रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कैनेसा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के लगभग 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स का रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सरवाइव कर पाए थे। दोस्तों, वैसे स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उनकी यह कहानी
दिल दहला देने वाली थी। दोस्तों मेहनत बहुत लगी है वीडियो बनाने में, तो कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।